डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। हमारे खास कार्यक्रम विचार विमर्श में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे आज के इस कार्यक्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हम आपके लिए लेकर आए हैं। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि पशुपालन जो है वो खेती किसानी का पूरक है। अगर हम खेती किसानी को उन्नत बनाना चाहते हैं तो पशुपालन को भी उच्च स्तर पर लेकर जाना होगा और अपनाना होगा, और बहुत से हमारे किसान ऐसा करते भी हैं। पशुपालन से सिर्फ हम गाय पालन, भैंस पालन नहीं मानते हैं। पशुपालन के अंतर्गत हम कह सकते हैं मधुमक्खी पालन आता है, बकरी पालन आता है, भेड़ पालन आता है और मुर्गी पालन भी इसमें ही समाहित है। तो ऐसे में बहुत सारी संभावनाएं इसके तहत आती हैं। किस तरह से हमारे किसान इन्हें अपना सकते हैं, इस क्षेत्र में विकास ला सकते हैं, अहम भूमिका निभा सकते हैं, इन सभी विषयों पर आज हम विचार विमर्श करने वाले हैं। जी हाँ, कई तरह के सवाल आपके मन में होंगे जिनके जवाब आप तक आज कार्यक्रम में पहुंचाए जाएंगे। तो विषय रहेगा पशुपालन एवं सहायक कृषि, समृद्ध किसान समृद्ध भारत। जी हाँ, आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं और विचार विमर्श करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारे विशेष मेहमान उपस्थित हैं। आइए परिचय करवाते थे। डॉक्टर केएमएल पाठक जी उपस्थित हैं हमारे साथ, जो पूर्व कुलपति हैं दुवासु मथुरा से। साथ ही साथ डॉक्टर विक्रमादित्य पांडे जी भी उपस्थित हैं, जो प्रधान वैज्ञानिक हैं बागवानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पूसा नई दिल्ली से। साथ ही साथ डॉक्टर तरुण कुमार वरुण जी हमारे साथ उपस्थित हैं, जो एक वेटनरी सर्जन है पशुपालन एवं डेयरी विभाग नू हरियाणा सरकार से। तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी मैं कार्यक्रम विचार विमर्श में। आज हम बात करेंगे पशुपालन एवं सहायक कृषि के बारे में। तो हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले एक खास रिपोर्ट है हमारी, पहले उस पर नजर डाल लेते हैं। खेती के साथ जब पशुपालन जुड़ता है तो किसान की आय दोगुनी होने की राह बनती है। दूध, अंडा, मांस, शहद और गोबर से जैविक खाद, ये सब खेती को मजबूत आधार देते हैं। पशुपालन से मिलने वाला गोबर और मूत्र जैविक खेती को बढ़ावा देता है। साथ ही गोबर गैस से ऊर्जा और खाद दोनों का लाभ मिलता है। वहीं मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन और वर्मी कंपोस्ट जैसी सहायक गतिविधियां कम लागत में अधिक मुनाफा देती हैं। पशुपालन एवं सहायक कृषि अपनाकर किसान न केवल जोखिम कम कर सकते हैं, बल्कि दोगुनी आय की दिशा में भी आगे बढ़ सकते हैं। इन्हें अपनाकर किसान गांवों में स्वरोजगार, महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर भारत की नींव भी मजबूत कर रहे हैं। तो देखिए, अभी हम सब ने एक विशेष रिपोर्ट, जी हाँ, पशुपालन के बारे में जाना, उससे संबंधित जो अन्य व्यवसाय हैं उनके बारे में हमने जानकारी हासिल की है। आइए इस पर विस्तृत चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर केएमएल पाठक का मैं यहाँ पर रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर केएमएल पाठक, शुरुआत में ही मैंने जैसे जिक्र किया कि खेती किसानी और पशुपालन एक दूसरे के पूरक हैं, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? हमारे किसान किस स्तर पर इसे अपनाए हुए हैं? बिल्कुल अदिति जी, आपने एकदम सही बात कही। और हमारे जो देश की अर्थव्यवस्था है, और विशेष रूप से अगर मैं ग्रामीण अवस्था की बात करूं, तो वैदिक काल से और अभी तक जो किसान है और पशुपालन है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आपने स्वयं ही कहा ये बात। और जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, जब हम तैयारी कर रहे हैं एक विकसित भारत को 2047 की जब बात करते हैं, तो उस विकसित भारत में जो हमारा समृद्ध जो देश होगा, उसमें हमारा खुशहाल किसान भी होगा। और खुशहाल किसान के लिए ज़रूरी है कि उसके पास खेती बहुत अच्छी हो, वैज्ञानिक तरीके से खेती हो, और उसके साथ जो पशुपालन व्यवसाय साथ में करता है वो भी जो है एक वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन हो। तो निश्चित रूप से पशुपालन
जो पहले इसको हम लोग बोलते थे कि ये एलाइड सब्जेक्ट है, यानी ये पूरक है। लेकिन आज की तारीख में पिछले 8-10 सालों से जो भारत सरकार की योजनाएं जो आई हैं और जब से ये पशुपालन मंत्रालय अलग किया गया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, तब से ये जो पशुपालन व्यवसाय है ये अब पूरक व्यवसाय नहीं रहा है, जबकि अब ये मेन ड्राइवर है। यानी ग्रोथ का मेन ड्राइवर, हमारे देश की इकोनॉमी का, हमारे देश की कृषि का मेन ड्राइवर इस समय जो हो रहा है वो पशुपालन है। और पशुपालन में आपने स्वयं ही अभी बताया अदिति जी कि पशुपालन में सिर्फ भेड़ नहीं है, पशुपालन में सिर्फ बकरी नहीं है, पशुपालन में गाय, भैंस, मुर्गी, भेड़, बकरी और सुअर पालन, ये सब पशुपालन के हिस्से हैं और इन सबको किसान साथ रखता है। आज की तारीख में अगर आप ग्रामीण क्षेत्र को देखेंगी तो पशु जो पालक हैं उनके पास खेती भी है और आजकल तो भारत सरकार ने एक प्राकृतिक खेती का भी एक नया प्रचलन चलाया है और प्राकृतिक खेती में भी हमारी विशेष रूप से जो देसी गाय है उसका बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पशुपालन का जो क्षेत्र है उसमें निरंतर विकास हो रहा है। हमारी सरकार भी इसमें मदद कर रही है, हमारे किसान इसे अपना रहे हैं और आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं। तो आर्थिक रूप से सशक्तता के नजरिए पर मैं आपसे ये बात पूछना चाहूंगी डॉक्टर पांडे की जो पशुपालन है और जो सहायक कृषि है वो किस तरह से किसानों को मजबूत बना रही है, आर्थिक रूप से भी मजबूती प्रदान कर रही है? इसमें दो पहलू हैं जी। पहला पहलू है कि पशुपालन जैसे मुख्य विषय है, उसके साथ में सहायक कृषि। तो जो परिवार होता है, परिवार में पुरुष और स्त्री का बराबर योगदान होता है। दिन भर का जब काम होता है वो खेत में होता है, प्रातः काल और सायंकाल का जो समय होता है वो घर पे अधिकांश किसान कार्य करते हैं। और ये पशुपालन, सहायक कृषि के साथ जो पशुपालन के व्यवसाय होता है, इससे एक तो आजीविका का जो सृजन होता है हमारे पास में, रोजगार बहुत बढ़ जाता है। और इसके साथ साथ जो पशुपालन का खेती में जो योगदान अभी हमने अपने क्लिप में भी दिखाया है कि जो इसके विभिन्न उत्पाद हैं, जो बाई प्रोडक्ट हैं, वो खेती में सहायक होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे की पूरक होती हैं। दूसरा जो टिकाऊ, जिसे हमें सस्टेनेबल विकास या टिकाऊ विकास जो हम कहते हैं, उसको अपनाने का सबसे उत्तम तरीका यही है कि खेती के साथ पशुपालन और पशुपालन के साथ खेती, अगर दोनों को लेकर हम एक साथ चलते हैं और आप देखते हैं कि भारत सरकार का जो दो क्रम है, प्राकृतिक खेती और जैविक खेती, जो कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भी बहुत आवश्यक है। बिल्कुल, उसका जो सबसे प्रमुख अवयव है वो खेती के साथ में पशुपालन है। तो दोनों को एक साथ में लेके चलेंगे तो हमारा जो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी या जो सकल उत्पाद, जो घरेलू हमारा उत्पाद है या खेती से उत्पाद होता है, वो बढ़ता है। इससे किसानों की आय और परिवार की आय बढ़ती है, जिससे जो समाज में समृद्धि आती है। ये मुख्य पहलू है इस विषय का। बिल्कुल, तो यहाँ पर देखिए आर्थिक रूप से हम कह सकते हैं कि प्रबलता मिलती है हमारे किसानों को अगर वो खेती के साथ साथ पशुपालन को भी अपनाते हैं। तो ऐसे में जब पशुपालन करते हैं हमारे किसान तो बहुत सारी सावधानियां बरतने की ज़रूरत होती है जिससे उनके जो पशु हैं वो स्वस्थ बने रह सके। तो ऐसे में डॉक्टर तरुण आपके पास आना चाहेंगे, हमारे किसान या फिर कहें जो हमारे पशुपालक हैं उनको आप किस तरह की यहाँ पर सलाह देते हैं कि पशुओं के स्वास्थ्य को वो कैसे बेहतर बनाए रख सकते हैं और कितना ज़रूरी हो जाता है ये? जी देखिए, पशुओं का जो मैनेजमेंट है वो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अपना निभाता है पशुओं के रोकथाम के लिए। और पशुओं के जो मैनेजमेंट है उसके मुख्यतः 4 पिलर है, 4 स्तंभ हैं जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। पहला स्तंभ है हाउसिंग, मतलब उसका आवास प्रबंधन। दूसरा है उसका आहार प्रबंधन, कि उसको खान पान कैसा हम मैनेज करते हैं। तीसरा है उसके हेल्थ, जो हम मैनेजमेंट के लिए क्या कार्य करते हैं, जैसे कि उसमें वैक्सीनेशन आता है या वेटनरी एड्स आते हैं। चौथा है एनिमल की ब्रीड। एनिमल की ब्रीड भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसानों के व्यवसाय में, एक इकोनॉमी में एक हेल्प करने के लिए, उनके व्यवसाय को बढ़ाने के लिए। अब मैं पहले बात करना चाहूँगा जो अपने हाउसिंग, मतलब उसका जो आवास प्रबंधन है उसके बारे में बात करना चाहूँगा। पशुओं का जो आवास है वो कुछ इस तरह से होना चाहिए कि उसमें प्रॉपर सनलाइट भी आए और प्रॉपर जैसे बरसात है उसमें जो बारिश है उसके पानी का भी इफेक्ट ना पड़े, और दूसरा उसका जो आवास है वो प्रॉपरली जो है वेंटिलेटेड हो, हवादार हो, ताकि वहाँ पे जो गैसेस हैं
जो निकलती हैं पशुओं के गोबर से या मूत्र से, वो अच्छे से हवा मतलब पास हो सके और पशुओं का जो है उसमें सांस की या किसी भी टाइप की बीमारी का होने का खतरा कम हो सके। दूसरा जो बात है कि भाई अगर हम पशुओं के जो आवास में है उसके खोर हैं और उसका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी हमें प्रॉपरली मैनेज करना पड़ेगा, ताकि वहाँ पर जो बाह्य परजीवी हैं वो इकट्ठा ना हो सके और उसकी वजह से आने वाली जो बीमारियां हैं वो हम रोक सकें। दूसरा है खान पान प्रबंधन। खान पान प्रबंधन में क्या है कि अलग अलग मौसम में अलग अलग टाइप के खान पान का प्रबंधन किया जाता है। जैसे कि इस समय सर्दी चल रही है, तो सर्दी में खान पान में क्या है, हमें खान पान की जो एनर्जी डेंसिटी है उसको थोड़ा सा कम रखना पड़ेगा, ताकि पशुओं के पेट में जो चारा है जो फर्मेंट होता है उससे होने वाली जो हीट प्रोड्यूस होती है वो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो और पशुओं को हम सर्दियों में ठंड लगने से बचा सकें। ये तीसरी जो चीज़ है वो है वैक्सीनेशन, जो हमें पशुओं के स्वास्थ्य के जो बनाए रखने के लिए वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। टाइम टू टाइम हमें वैक्सीनेशन करानी चाहिए। तो मुख्य वैक्सीन जो है जैसे कि मुंह पका खुरपका रोग है, गलघोटू रोग है, इस टाइप की जो वैक्सीनेशन है वो हमें साल में 2 बार अवश्य करानी चाहिए। तीसरी वैक्सीन जो है वो ब्रूसेला वैक्सीन है, जो कि बहुत ही खतरनाक बीमारी है और साथ ही साथ वो जूनोटिक बीमारी भी है। तो उसकी रोकथाम के लिए भी फीमेल्स में जो फीमेल बछड़ी है उसको 4 से 8 महीने की एज पर एक लाइफ टाइम में एक बार टीका लगवाना होता है ब्रूसेलोसिस का। उसके बाद हम इस बीमारी का होने का भी खतरा हम टाल सकते हैं। चौथा जो मुख्य जो चीज है वो पशुओं की ब्रीड जो है। अब कुछ ब्रीड जो होती है वो डिजीज रेजिस्टेंट होती है, जिनमें बीमारी होने का खतरा कम होता है। कुछ ऐसी जो फॉरेन की जो नस्लें हैं, जो फॉरेन क्रॉस ब्रीड्स हैं, उनमें बीमारी होने का ज्यादा खतरा रहता है। तो हम अपने जो हम पशुपालन करते हैं उसमें हम ब्रीड का सिलेक्शन ऐसे करें ताकि हमारे जो बाड़े में जो है उसमें हम बीमारी का रोकथाम कर सके बीमारी का फैलाव कम हो सके। यहाँ पर ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि हम इस तरह से प्रबंधन कर सके। देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे विशेषज्ञ ने यहाँ पर हमें समझाने का प्रयास किया है कि आवास प्रबंधन करना है, आहार प्रबंधन करना है, साथ ही साथ उसके समय समय पर टीकाकरण करना है, स्वास्थ्य प्रबंधन करना है और नस्ल जो है वो सही तरीके से और सही नस्ल चुननी है, जिससे आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, आपको एक स्वस्थ पशु मिल सके। और जब आपका पशु स्वस्थ होगा तो निश्चित तौर पर आपकी आय में वृद्धि होगी ही होगी। तो ऐसे में इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही पशुपालन की ओर आपको बढ़ना है। डॉक्टर केमल पाठक का यहाँ पर मैं रुख करना चाहूंगी। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमारे पशुपालन किस तरह से बेहतर बन सकता है। कम जोत वाले जो किसान होते हैं उनके लिए पशुपालन एक अतिरिक्त आय का साधन जो है वो कितना लाभकारी बनकर उभरता है? बहुत अच्छा प्रश्न किया अदिति जी आपने। देखिए गांव में जोत अब दिन पे दिन कम होती जा रही है, ये सत्य बात है, इसमें कोई वो नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में आप जाएंगे तो पहले लोगों के पास बड़ी बड़ी जोत होती थी और उनके पास जो है खेती खूब होती थी, साथ में पशुपालन भी करते थे। लेकिन जो अब क्योंकि जोत कम होती जा रही है, जिनको हम अंग्रेजी में मार्जिनल फार्मर भी कह देते हैं, कभी कभी कुछ ऐसे भी गाँव में किसान है या पशुपालक है जिनके पास खेती है ही नहीं, तो इन लोगों के लिए पशुपालन तो जो है वो बहुत बढ़िया एक साधन है उनकी आमदनी का, और उनकी आमदनी के साथ साथ उनको रोजगार देता है और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी जिसको हम बोलते हैं खाद्य सुरक्षा। तो अगर हमारे पशुपालक भाई गांव में हैं और उनके पास खेती नहीं है तो उनको इसके अपने मन में ये शंका नहीं रखनी चाहिए कि मैं पशुपालन नहीं कर पाऊंगा। बस ये है, उसमें इतना फ़र्क है कि पहले साथ में किसान क्या करता था कि पशुपालन जो व्यवसाय है अदिति जी, ये जो क्रॉप का जो रेजिड्यू होता है, यानी जो किसान भाई खेती करते हैं और फसलें उगाते हैं तो उनसे जो चारा निकलता है उस चारे को ये हमारे पशु जो हैं खाते हैं। तो उनको पहले किसान क्या करते थे और आज ही बड़े बड़े किसान ये करते हैं कि पशुपालन के साथ साथ चारा उत्पादन भी करते हैं। जिनके पास जोत कम है या खेती कम है तो व्यवस्था जरूर करें कि अपने पशुओं को चारा जरूर उगाएं वहाँ पर। अगर चारा नहीं भी उगा पा रहे हैं तो आजकल बाज़ार में बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो कि चारा उत्पादन करके उसका व्यवसाय में लगे हुए हैं। मंडी है इस तरह की, हर बड़े बड़े शहरों में चारे की मंडी लगती हैं। तो जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो हैं उनके लिए तो मैं कहूँगा कि अच्छा, पशुपालन में भी मैंने जैसा पहले बोला था कि पशुपालन में ज़रूरी नहीं है कि अगर आप भैंस ही रखना चाहते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है कि अगर आप डेयरी व्यवसाय में जुड़ना चाहते हैं तो आप भैंस का पालन भी करिए, आप गाय का भी करिए, दोनों का अच्छा दूध का जो है। लेकिन जैसा अभी डॉक्टर विक्रम भी कह रहे थे, मैं भी ये कहूँगा कि जो भी आप पशु रखते हैं
वो जो है उसकी नस्ल अच्छी होनी चाहिए। अच्छा पशु रखेंगे आप तो भले ही आपके पास ज़मीन कम है या आप मार्जिनल फार्मर हैं, तब आपका उत्पादन अच्छा होगा। और जो नस्ल है उसका उत्पादन से सीधा संबंध है। अगर नस्ल अच्छी नहीं है पशु की, चाहे वो गाय है, चाहे भैंस है, चाहे भेड़ है, बकरी है या सूअर है, जो भी आप रखना चाहते हैं, तो अगर नस्ल अच्छी नहीं है तो उसका उत्पादन जो है वो कम होगा। और उत्पादन कम का मतलब है कि आपको ज़्यादा फायदा नहीं होगा। तो इसलिए हमेशा दो बातों का ध्यान जरूर रखें। जो गांव के जो किसान भाई या पशुपालन भाई हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, हम उनको एक बात बताना जरूर चाहते हैं कि उनको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो नस्ल का, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि नस्ल का तो रखिए ही रखिए, लेकिन इसका जो व्यवसाय है यानी पशुपालन का जो मैनेजमेंट है, ये आप वैज्ञानिक तरीके से करिए। अब समय आ गया है, देखिए ट्रेडिशनल जो पारंपरिक जो खेती होती थी वो तो अभी भी हो रही है, लेकिन अगर उसमें वैज्ञानिक तरीके से उसको करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा लाभ होगा। अगर आपकी भैंस अगर 5 लीटर दूध दे रही है और उसका अगर खान पान व्यवस्था और अच्छा आप उसका वैज्ञानिक तरीके से रख रखाव करते हैं तो 5 लीटर की जगह वो 8 लीटर पे भी आ जाएगी। बिल्कुल, इसलिए ये आवश्यकता है। बिल्कुल, लेकिन वैज्ञानिक तरीकों को अपनाना यहाँ पर जरूरी होगा अगर आपको यहाँ पर दुग्ध उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है। देखिए इससे लाभ ही होगा। एक तो आपको यहाँ पर ज्यादा मात्रा में दूध उत्पादन मिलेगा और उससे आपकी आमदनी भी प्रभावित होगी, आपकी आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर पांडे का मैं यहाँ पर रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर पांडे, जैसे हमारे दोनों ही विशेषज्ञों ने बताया कि बहुत जरूरी हो जाता है कि हम पशुपालन करते हैं और बेहतर तरीके से करते हैं तो उससे हमारी आमदनी अच्छी रहती है। हमारे जो किसान खेती किसानी कर रहे हैं उसमें कई बार ऐसी आशंकाएं हो जाती हैं कि नुकसान उठाना पड़ता है, तो ऐसे में जो सहायक व्यवसाय हैं, जो पशुपालन अगर अपना लेते हैं तो क्या जोखिम को कम किया जा सकता है? जी बिल्कुल। अभी आप देखें, जब कभी कभी अकाल की दशा में जब फसलों का उत्पादन कम हो जाता है विभिन्न कारणों से, चाहे वो बाढ़ आ जावे या सूखा की दृष्टि में या कभी कीटों या बीमारियों के कारण कब कुछ फसल का उत्पादन कम हो जाता है, उस समय जो पशुधन का व्यवसाय होता है वो बहुत बड़ा सहायक होता है इस कार्यक्रम में। दूसरा जो सबसे बड़ा इसमें कारण है कि जितने हमारे शाकाहारी भोजन होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है। दलहन को छोड़ दीजिए तो उसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है और पोषण सुरक्षा के लिए प्रोटीन का हमारे उसमें भोजन में होना, बहुत संतुलित भोजन में होना बहुत आवश्यक होता है। और जो प्रोटीन का मुख्य जो स्रोत है वो पशुधन से आता है, चाहे वो दूध के रूप में हो, चाहे दही के रूप में हो, चाहे मांस के रूप में हो, या जो मछलियाँ होती हैं उनसे भी जो प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। तो पोषण सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी पशुधन का होना बहुत आवश्यक है। अब उसमें जो बात आती है कि फसलों के माध्यम से कैसे हम कर सकते हैं, तो जो फसल उत्पादन का जो क्रम है जो हम करते हैं, तो पूरे वर्ष इसकी खेती में नहीं लगा रहता किसान, बीच बीच में काफ़ी समय उसके पास बचा रहता है, जिसको कि वैसे भी हमने पहले भी कहा कि प्रातःकाल और सायंकाल का जो समय होता है उसको फसल से जब समय मिलता है तो पशुधन के उसमें रख रखाव में रख करके जो रोजगार का सृजन होता है, इससे कुल मिलाकर जो खेती से जो हमारा उत्पादन होता है वो बढ़ जाता है। एक इसमें एक मुख्य बात और भी है कि फसलों के जो अवशेष, चाहे वो चारा के रूप में हो या खेती में इतना घास उत्पन्न होती है, चाहे वो प्राकृतिक रूप से होती हो या हम अलग से जो चारा फसलों की खेती करते हैं, इन सब का जो सदुपयोग होता है उससे जो हम समाज में जो कुल मिला के उत्पादन होता है। दूसरी मुख्य बात यह है कि जैसा 2047 की हम लोग बात करते हैं, विकसित भारत का जो हमारी संकल्पना है, और विविधीकरण में फसल के साथ में ये पशुधन और पशुधन के साथ में फसल, तो दोनों को मिला करके जो चलने से हमारा जो इसमें क्रम होगा वो ज़्यादा सफल होगा, ये मेरा अपना मानना है और समाज में ऐसा प्रचलित भी है, बहुत से किसान कर भी रहे हैं। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर विविधीकरण भी आप यहाँ पर सलाह दे रहे हैं हमारे किसानों को और पशुपालकों को कि वो भी इसे अपना सकते हैं, जिससे काफ़ी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए पशुपालन बहुत ही बेहतरीन विकल्प है अपनी आय को बढ़ाने के लिए और खेती किसानी में भी ये बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है। तो किस तरह से और इसको हम लाभकारी बना सकते हैं, इसमें वैज्ञानिक तरीकों को समाहित कर सकते हैं, इस पर हमारी चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम विचार विमर्श और बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर।
सरकार आपके साथ में आज हम एक बहुत ही विशेष योजना के बारे में बात करने वाले हैं, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के बारे में। हमारे साथ खास मेहमान है तरुण सिंह जी। इस स्कीम में आपको क्रेडिट के लिए मतलब लोन के लिए सहायता मिलता है। कोऑपरेटिव को हमने सहायता करने के लिए रखा है एक प्रावधान। एक्वाकल्चर इंश्योरेंस है, ट्रेनिंग का फैसिलिटीज़ हम ऑनलाइन करवाया है इसी में। इसके अलावा ट्रेसेबिलिटी का सिस्टम हमने रखा जो आपको ऑनलाइन होगा। देखिए सरकार आपके साथ शनिवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम विचार विमर्श में आप सभी का फिर से स्वागत। आज बात हो रही है पशुपालन एवं सहायक कृषि के बारे में। जी हां, पशुपालन से किस तरह से बदलाव ला सकते हैं किसान अपने खेती किसानी के स्तर पर और साथ ही साथ अपने आर्थिक स्तर पर, इसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे तीनों ही विशेषज्ञों ने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर उजागर की थी। डॉक्टर पाठक ने जिक्र किया था कि अगर हमारे पशुपालक वैज्ञानिक तरीकों को अपना लेते हैं तो उससे पशुपालक को जो है फायदा मिल सकता है। जो पशु है उनकी दुग्ध उत्पादन क्षमता में भी बढ़ोतरी हो सकती है। तो डॉक्टर तरुण, इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी विस्तार से कि अगर दुग्ध उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है तो कौन से तरीकों को अपनाना होगा हमारे पशुपालक भाइयों को और बहनों को? जी देखिए, दुग्ध उत्पादन व्यवसाय में जो चीज़ें ध्यान रखने की है, जो महत्वपूर्ण चीज़ें ध्यान रखने की, जो किसानों के लिए काम में आने वाली चीज़ हैं जी। सबसे पहले जो है पशुओं का जो ब्रीड सिलेक्शन है वो हमारा इस तरह से होना चाहिए ताकि वो उस एरिया के लिए सुटेबल ब्रीड हो और साथ ही साथ हर तरह की जलवायु परिस्थिति में वो सर्वाइव कर सके। तो और साथ ही साथ हमें उसकी जो दूध उत्पादन और दूध देने की जो कैपेसिटी है उसका भी ध्यान देना चाहिए। तो इसलिए हमें जो भी ब्रीड सिलेक्शन पे है या ब्रीड इम्प्रोवाइजेशन पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ब्रीड इम्प्रोवाइजेशन के लिए या ब्रीड का नस्ल सुधार के लिए हमें जो है कि एआई प्रोग्राम का सहारा लेना चाहिए। तो हमें जो भी आगे जो इंसेमिनेशन या एआई हम जो कराएंगे, जिस बुल का वो सीमन होगा हमें वो देखना है कि भी उसकी जो मिल्क यील्ड का जो डाटा है वो हमारे पास रिकॉर्ड में पता होना चाहिए और वो हमेशा जो प्रेजेंट एनिमल जिसके हम एआई करा रहे हैं उससे ज़्यादा ही मिल्क उत्पादन वाला सीमन हमें यूज़ करना चाहिए, जिससे कि नस्ल सुधार होगी और साथ साथ पशुओं के जो दूध उत्पादन वो बढ़ेगी और साथ ही साथ किसान भाई को फायदा होगा। दूसरी बात जो है कि उसका पहले भी हम बात कर चुके हैं कि हम अगर उसके जो खान पान का जो हम मैनेजमेंट है वो साइंटिफिक तरीके से करेंगे, क्योंकि किसान भाई का जो मोटा जो खर्चा आता है 70% जो खर्चा आता है वो खान पान व्यवस्था में ही आता है। तो अगर हम इसको साइंटिफिक करेंगे तो उससे क्या होगा कि खान पान में खर्चा हम कम कर पाएंगे और एनिमल को हम साइंटिफिकली और एक बैलेंस राशन देके हम एक अच्छे पशु को, एक स्वस्थ पशु को हम तैयार कर सकते हैं। इसमें क्या है कि हमें जो पशुओं को जो राशन देना है वो उसकी एज के हिसाब से देना है, साथ साथ उसकी परिस्थिति के हिसाब से देना है कि वो प्रेग्नेंट है कि नॉन प्रेग्नेंट है, लैक्टेटिंग है या नॉन लैक्टेटिंग है, या फिर वो बुल है। तो हमें उस हिसाब से साइंटिफिकली कैटेगराइजेशन करके हमें पशुओं को चारा देना चाहिए। तीसरी जो बात है जो साइंटिफिक हम देखें कि भाई हम जो वैक्सीनेशन जो करते हैं वो वैक्सीनेशन कराना जरूरी नहीं है लेकिन प्रॉपर टाइम पे कराना बहुत जरूरी है। जैसे कि एचएस और मूंग पका खुरपका की जो बीमारियां अक्सर बरसाती सीजन में आती है, तो हमें ये वैक्सीन बरसाती सीजन से पहले करा लेना चाहिए। और जैसे दूसरे वैक्सीन जिसके बारे में हमने बात की थी ब्रुसेला, जो कि एक जूनोटिक बीमारी भी है, उसका भी हमें टीकाकरण समय से करा लेना चाहिए। जो हमारे जो छोटे बच्चे जो हम तैयार करेंगे, जो आगे जो दूध देंगे, 4 से 8 महीने की जो फीमेल है उसको हम एक बार लाइफ टाइम में अगर ब्रुसेला का वैक्सीन का टीका लगवा देंगे तो लाइफ टाइम ब्रुसेला फ्री रहेगी और वो जूनोटिक बीमारी है उससे किसान भाई भी बचे रहेंगे। तो ये कुछ साइंटिफिक मेथड्स हैं जो जिसकी बेसिस पे किसान भाई जो है अपना खर्चा भी कम कर सकता है और अपना मुनाफा बढ़ा सकता है। बिल्कुल। तो देखिए, लागत को कम किया जा सकता है, मुनाफे को बढ़ाया जा सकता है, दुग्ध उत्पादन क्षमता में वृद्धि की जा सकती है। तो ऐसे में आपको किस तरह से प्रबंधन करने हैं वैज्ञानिक तरीके से, हमारे विशेषज्ञ ने आपको विस्तार से बता दिया है। इसके साथ बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर पाठक का मैं रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर पाठक, लगातार हमारे जो तीनों ही विशेषज्ञ जिक्र कर रहे हैं कि नस्ल जो है वो बेहतर चुननी चाहिए हमारे पशुपालकों को, तभी उनको लाभ मिल सकता है। अब हम आपसे जानना चाहेंगे, हमारे देश में बहुत जोर दिया जा रहा है देसी नस्लों के
संरक्षण पर, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? पशुपालकों को इसमें किस तरह की भूमिका निभानी चाहिए? जी अदिति जी, देखिए एक चीज़ और है कि हम जिस देश में रहते हैं भारतवर्ष में, तो भारत के चाहे किसान हो, हम सब लोग हो जो भारतवासी हैं, हम लोग भाग्यशाली हैं कि सब तरह का मौसम हमारे देश में पाया जाता है, विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से सब तरह की खेती हमारे यहाँ, क्योंकि मौसम आधारित खेती होती है, और उसी के साथ साथ क्योंकि खेती के साथ पशुपालन की हम बात कर रहे हैं, तो पशुपालन के लिए भी हमारे पास में अलग अलग जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन बोलते हैं हम जिनको, अगर आप देश के अलग अलग हिस्सों में देखोगे तो अलग अलग हिस्सों में पशुओं की नस्लें पाई जाती हैं जी। इन्हीं में एक हमारे पास जो देसी गाय, जिसकी अभी आपने प्रश्न किया है, और उसका मैं बहुत विस्तार से भी बताना चाहता हूँ, लेकिन ये भी कहना चाहता हूँ किसान भाइयों को कि आपके मन में अगर कोई भ्रम है, कुछ लोग ये भ्रम फैला देते हैं कि जो देसी गाय है वो कम उत्पादन है, उससे दूध कम मिलता है, इस भ्रम में न रहें। हमारी जो देसी गाय है, जैसा मैंने कहा था कि ये प्रकृति की देन है कि हमारे यहाँ करीब 45 नस्लें देसी गायों की पाई जाती हैं जी। और ये जो डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन की जिसमें बात कर रहा हूँ कि अगर आप तमिलनाडु की बात करें, आप चाहे बिहार की बात करें, आप उत्तराखंड की बात करें, आप केरला की बात करें, आप पंजाब की बात करें, तो जिस तरह की जैसी जलवायु है उसमें प्रकृति ने हमारे देश में विभिन्न तरह की नस्लों को दिया है देसी गाय की। तो आप इनको हम बोलते हैं, कभी कभी कहते हैं ब्रीडिंग ट्रैक्ट जी। यानी अगर हम हरियाणा गाय की बात करते हैं, इसका मतलब है कि वो जो गाय हरियाणवी जो गाय है वो हरियाणा से आई है। साहिवाल की बात करते हैं तो वो पंजाब से आई है। तो ये जो गाय है देसी गाय, और देसी गायों में भी जो है 3 तरह की गाय होती हैं। एक जो दूध उत्पादन जिनसे काफ़ी मिलता है, जिनको हम मिल्च ब्रीड बोलते हैं, या दुधारू जो कहते हैं, जिसमें कि आपकी थारपारकर है, आपकी साहिवाल है, आपका गिर गाय है, तो ये जो सिंधी है तो रेड सिंधी है। ये जो गाय है इनसे जो है 10 लीटर से लेके और 25 लीटर तक ये दूध देती हैं जी। शर्त वही है कि वो वैज्ञानिक तरीके से अच्छी नस्ल होनी चाहिए, उसको क्रॉस नहीं करें। हमने गलती ये करी कि हम कभी कभी इनको क्रॉस करा देते हैं संकर नस्ल की और विदेशी नस्लों के साथ में, वो गलत है। तो जो देसी गाय का भारत सरकार ने जो योजना चलाई है राष्ट्रीय गोकुल मिशन, उसका उद्देश्य है कि पशुपालकों को मदद करना कि वो, और उनको इस बात के लिए जागृत करना कि आप जो है देसी नस्ल की गाय पालिए। देसी नस्ल की गाय पालन का जो व्यवसाय है बहुत अच्छा है जी। और विशेष रूप से जो हमारे जैसे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और ये उत्तराखंड, ये क्षेत्र है, यहाँ पर देसी गाय का पालन बहुत होता है जी। और इसके साथ साथ एक चीज़ और यहाँ बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि देसी गाय पालन की बात करते हैं, तो इन्हीं के साथ साथ भारत सरकार ये जोर दे रही है, जब हम वैज्ञानिक तरीके से ये बात कहते हैं कि वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन करें, तो उसमें एक मूल्य संवर्धन भी आता है। तो अगर आप देसी गाय का दूध पैदा कर रहे हैं अपनी गायों के माध्यम से, तो उनका मूल्य संवर्धन जरूर करिए। मूल्य संवर्धन या वैल्यू एडिशन भी कहते हैं। अभी डॉक्टर पांडे जी बता रहे थे, और उसी के साथ उसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि महिलाओं का देखिए इसमें देसी गाय के संवर्धन में, संरक्षण में बहुत बड़ा योगदान है। पशुपालन एक ऐसा व्यवसाय है हमारे देश में जिसमें सबसे ज्यादा महिलाएं जुड़ी हुई हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक मंत्र है कि अगर हमको युवा और महिला इनको सशक्तिकरण करना है पशुपालन के व्यवसाय से, तो पशुपालन में अगर आप देसी गाय पालते हैं, साथ ही साथ अगर मूल्य संवर्धन का मतलब होता है कि जो अब आपको खाली दूध नहीं बेचना है, क्योंकि इस व्यवसाय में महिलाएं हमारी जो किसान हैं वो जुड़ी हुई हैं। तो मैं उनसे भी एक कहना चाहूँगा कि वैज्ञानिक तरीके से मूल्य संवर्धन के अलग अलग तरीके हैं। जैसे आप उनसे मावा बनाइए, आप उनसे पनीर बनाइए, आप उनसे घी बनाइए, तो इनसे आपको कीमत ज़्यादा मिलेगी। देसी गाय के अगर घी की बात करते हैं तो बाजार में इस समय देखेंगे आप 2,000 से लेके और 3,000 रुपये लीटर तक का दूध मिलता, इसका घी मिल रहा है। तो ये फ़ायदा है, आपको दूध का इतना कीमत नहीं मिलेगी। कभी कभी क्या होता है कि जो देसी गाय का दूध हो या किसी भी एनिमल का दूध हो, चाहे हमारी भैंस का दूध हो,
तो वो क्योंकि उसकी सेल्फ लाइफ, यानी अगर बाजार में आप नहीं बेच पाए तो दूध खराब हो जाता है। बिल्कुल, तो ऐसे में मूल्य संवर्धन करना यहाँ पर करना बहुत ही बेहतरीन विकल्प हम कह सकते हैं। और जैसे डॉक्टर पाठक ने जिक्र किया है कि महिलाएं जो है ज्यादातर पशुपालन से जुड़ी होती हैं, तो ऐसे में उनके सशक्तिकरण में भी पशुपालन एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। डॉक्टर तरुण का मैं रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर तरुण, बार बार जोर दिया जा रहा है कि हमारे जो पशु हैं उन्हें स्वस्थ बनाए रखना है, तभी जो है पशुपालन एक लाभकारी हमारे लिए व्यवसाय बनकर उभरेगा। तो ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे सरकार की तरफ से किस तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, स्कीम्स चलाई जा रही हैं, जिससे पशुपालकों को भी मदद मिल रही है? देखिए, इस पशुपालन से में जो स्कीमें हैं, दो टाइप की स्कीमें चल रही हैं। कुछ है केंद्र सरकार की स्कीमें और कुछ है राज्य सरकार की स्कीमें। जो केंद्र सरकार की स्कीम है, एक जैसे कि नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसके तहत मुंह पका, खुरपका और गलघोटू की जो वैक्सीन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड जो है वो जो राज्य की सरकारों को प्रोवाइड की जा रही है, जिसका एक लक्ष्य है कि भाई हम कम से कम मुंह पका और खुरपका से होने वाले जो हमारे व्यवसाय में जो नुकसान है उसको कम करके हम किसानों की आय को बढ़ा सकें जी। एक ये प्रोग्राम जो केंद्र सरकार का चलता है, और साथ साथ राज्य की भी जो सरकारें हैं वो भी अलग अलग स्कीमें चलाती रहती है। जैसे कि हरियाणा में भी अभी एक ब्रूसेला कंट्रोल प्रोग्राम चल रहा है, साथ साथ मुंह पका खुरपका पे भी पूरा इंटेंसिफाइड करके पूरा फोकस किया जा रहा है, ताकि हम कम से कम जो इन बीमारियों से होने वाला जो नुकसान है वो किसानों का बचा सके और उनकी आय को बढ़ा सकें। इस टाइप की और भी स्कीम्स हैं, जैसे कि ये तो हो गई डिजीज़ कंट्रोल के रिगार्डिंग जो है वो स्कीम्स हैं। कुछ स्कीम्स हैं जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए भी जो किया जा रहा है, जैसे कि जो सीमांत किसान हैं या जो लैंडलेस फार्मर जो हैं, जिनके भूमिहीन किसान जिन्हें बोलेंगे, उनके पास जो है पशुपालन करने के लिए ज़मीन नहीं है, ज़मीन कम है, उसको भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए सरकार जो है वो कुछ स्कीमें प्रोवाइड करा रही हैं। जैसे कि जिसमें हमारी देसी नस्ल की गायें जो कुछ 50% से लेकर 90% तक की सब्सिडी तक हम खरीद सकते हैं। और जैसे भेड़ बकरी है, भेड़ बकरी और पालन के लिए भी क्या कहते हैं अलग अलग, जैसे कि हमारे जो जनरल और ओबीसी हैं उनके लिए 50% और जो SC STs हैं उनके लिए 90% तक की जो सब्सिडी का प्रावधान किया गया है, उससे भी हम मतलब जो किसान भाई फ़ायदा लेकर के अपनी जो है एम्प्लॉयमेंट कर सकता है, अपना व्यवसाय बढ़ा सकता है। तो ये सारी अलग अलग समय पे अलग अलग स्कीमें चलती रहती हैं सरकार की। और एक और महत्वपूर्ण जो स्कीम जो अभी चली है वो है पशुओं की इंश्योरेंस स्कीम, जो बीमा स्कीम है। उससे क्या है कि हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट है वो बहुत ही कंट्रोल होता है। जैसे कि कुछ जैसे जो सीमांत किसान और लैंडलेस फार्मर्स के बारे में हम बात कर रहे थे, उनके पास एक एक दो दो पशु ही होते हैं जिनसे उनका घर परिवार चल रहा होता है। अचानक अनायास किसी कंडीशन में क्या हो पशु की मृत्यु हो जाती है, तो उससे जो होने वाले नुकसान को बचने के लिए तो केंद्र व राज्य की सरकारें जो है वो बीमा स्कीम भी चलाती हैं। तो ये कुछ स्कीमें हैं जिससे पशुपालकों का जो है वो नुकसान कम करके और उनकी लागत को कम करके उनके मुनाफे की ओर फोकस करके उनका जो है आय बढ़ाने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल, तो हमारे पशुपालक तो मेहनत करते ही हैं ताकि उनका मुनाफा जो है वो साल दर साल बढ़ता ही जाए। इसके साथ ही साथ हमारी सरकार भी यहाँ पर लगातार प्रयास करती है कि हमारे पशुपालकों को हर संभव सुविधा उपलब्ध हो सके, उनके पशुओं को किसी भी तरह की कोई समस्या होने से पहले ही बचाव के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। तो ऐसे में सरकार की भी आप मदद ले सकते हैं सफल रूप से पशुपालन करने में। बढ़ते हैं आगे, हम यहाँ पर लगातार बात कर रहे हैं कि गाय पालन करते हैं हमारे पशुपालक, भैंस पालन करते हैं जिससे लाभ मिल सकता है, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, हम भेड़ पालन की बात करें, मछली पालन की बात करें, तो डॉक्टर पाठक आप इन व्यवसायों को कितना लाभकारी मानते हैं? देखो अदिति जी, ये सारे जो व्यवसाय हैं पशुपालन से जुड़े हुए हैं, चाहे मुर्गी पालन हो आपने बताया, या मधुमक्खी हम रखना चाहते हैं या बकरी पालन करना चाहते हैं। एक चीज़ और मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि इन व्यवसायों को ज़्यादा अपनाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी जब भी मन की बात करते हैं, आप अदिति जी ध्यान देना कि उनकी हर मन की बात में पशुपालन का जरूर जिक्र होता है। और वो दो चीज़ों पे जोर देते हैं कि अगर हमको गांव में रोजगार उपलब्ध कराने हैं या हमको गांव में फूड सिक्योरिटी देनी है, गांव का पलायन रोकना है, जो युवा जो गांव से जाते हैं और शहरों में, तो पशुपालन में ये सारे व्यवसाय उनके लिए बड़े मददगार हैं जी। चाहे वो बकरी पालन करें,
ग्रामीण क्षेत्र में बकरी पालन का बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ा स्कोप है। जरूरी नहीं है कि आपके पास ज़मीन हो, आप जो है लीज पर ज़मीन ले सकते हैं, आप किराए पे ज़मीन ले सकते हैं। आप अगर वहाँ पर मुर्गी पालन करना चाहते हैं, वो आपकी आय का बहुत बड़ा स्रोत हो सकता है। आप कोई छोटा मोटा डेयरी का प्रोसेसिंग प्लांट लगा सकते हैं। और अभी जो आप बात डॉक्टर तरुण से पूछ रही थी, उसी बात को मैं भी बताना चाहता हूँ आपको कि देखिए, भारत सरकार ने केंद्र सरकारों को इस तरह की स्कीम्स दी हैं। बहुत सारी इसमें परियोजनाएं हैं और बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसमें पशुपालकों को विशेष रूप से जो हमारे SC ST और OBC वर्ग के लोग हैं, उनको बहुत सारी सब्सिडी मिलती है इसमें। उनके लिए स्पेशली जो है ऐसी स्कीम्स बनाई गई हैं। तो मैं अपने देश के जो प्रोग्राम हमारा देख रहे हैं, उन सबको निवेदन करना चाहता हूं, विशेष रूप से जो युवा हैं, जो महिला हैं, जो इस व्यवसाय को अपनाना चाहती हैं, उनको अपनाना चाहिए। उनको जो भारत सरकार का जो पशुपालन विभाग है, या आप जिस प्रदेश में आप हैं, उनका जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर जरूर जाओ। और ये जो आपने मुझे प्रश्न किया था, इन सब का उत्तर उनके अंदर है। क्या है कि ये जो व्यवसाय हैं, चाहे मधुमक्खी पालन है, बकरी पालन है, मुर्गी पालन है, इसके लिए हमें क्या सब्सिडी मिलेगी, क्या लोन मिलेगा। एक बात और है, इसके लिए ट्रेनिंग भी दी जाती है। भारत सरकार के बहुत सारे संस्थान हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के भी बहुत सारे संस्थान हैं। बहुत सारे हमारे किसान भाई और महिला किसान विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र से सोचती हैं कि मैं अगर इस ट्रेनिंग में जाऊँगा या जाऊँगी तो उस ट्रेनिंग के लिए मुझे पैसा देना पड़ेगा। तो मैं उनको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि ये जो राज्य सरकार के जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं आपके क्षेत्र में, वो आपके मित्र हैं। आपके मित्र इस सेंस में हैं कि वो अगर आप पशुपालन व्यवसाय अपनाना चाहते हैं या चाहती हैं, उसमें आपको ट्रेनिंग चाहिए, उसके लिए आपको प्रोजेक्ट सबमिट करना है, आप बैंक से लोन लेना चाहते हो, सरकार से कौन कौन सी सब्सिडी मिलती हैं, ये सारी जानकारी आपको कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से और पशुपालन की जो वेबसाइट है, जो लोग आजकल मोबाइल पर ये सब कुछ उपलब्ध है। आपको जैसी ट्रेनिंग चाहिए, कहाँ से ट्रेनिंग चाहिए, कितने दिन की ट्रेनिंग चाहिए, किस बैंक से मुझे लोन मिलेगा, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिलेगा, क्या सब्सिडी मुझे इस पर मिलेगी कि नहीं मिलेगी। साथ ही साथ जो डॉक्टर पांडे अभी बता रहे थे कि चारा उत्पादन के लिए बहुत सारी सब्सिडीज आ गई हैं, उसको भी प्रोत्साहित करने के लिए करने तो यानी इन सब का सरकार का जो मुख्य उद्देश्य है वो पशुपालन, क्योंकि अब ये बात तय हो गई है कि गांव में अगर हमें गांव का पलायन रोकना है, हमें महिला सशक्तिकरण करना है, हमें यूथ को बेरोजगारी से बचाना है, तो पशुपालन ही एक ऐसा व्यवसाय है। खेती कभी कभी फेल हो जाती है, ज़्यादा बरसात हो गई या कहीं दूसरी और कोई आपदा आ गई, लेकिन पशुपालन व्यवसाय कभी फेल नहीं होता। आपको सबसे बड़ा सुरक्षा देता है और इसको हम लोग ATM कहते हैं। आज किसी महिला किसान के पास या किसी पुरुष किसान के पास 10 बकरियां हैं, उसको आज परिवार में आवश्यकता है, आज कहीं शादी ब्याह करना है, परिवार में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जब पैसों की आवश्यकता पड़ती है तो ये एक तरह का कैश है। आप ATM इसलिए हम बोलते हैं कि जो बकरी है वो आपका ATM है, आप चाहे जब बेच लीजिए उसको। तो इसलिए इस व्यवसाय में जितने ज़्यादा इसका आप उपयोग करोगे ग्रामीण क्षेत्र में, आप उतने ही जो है आपको आमदनी बढ़ेगी और आपकी आमदनी बढ़ेगी और देश हमारा खुशहाल होगा। ये तय है, देश खुशहाल होगा, हमारे किसान यहाँ पर समृद्ध होंगे, देश का विकास होगा। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम पशुपालन को अपनाएं, लेकिन उसके लिए पूर्ण जानकारी के साथ शुरुआत करें। हमारी सरकार भी आपकी मदद के लिए निरंतर तैयार रहती है, आपको पूर्ण रूप से सहयोग यहाँ पर जरूर मिलेगा। तो बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन जानकारियां जो है उजागर हो रही हैं आज के हमारे इस कार्यक्रम में। इस सिलसिले को आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर, देखते रहिए कार्यक्रम विचार विमर्श। आज का हमारा विषय है मिलेट्स बेस्ड फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज। अगर वैल्यू एडिशन में हम कन्वर्ट करते हैं तो मुनाफा उस करीब 8 से 10 गुना हमारा जो बढ़ जाता है। हम जैसे बाजरे से लड्डू बना सकते हैं, ऐसे ही रागी से बिस्किट हैं। शुरुआत जो है 3.5 से 5 लाख के बीच में शुरुआत हो सकती है। किसानों को अपना अच्छा लाभ मिलता है। किसानों को प्रोसेसिंग में आना जी बहुत जरूरी है। जो इनकम है वो बीच में दलालों को ना मिलके उनको डायरेक्टली मिल सके।
मिलेट्स बेस्ड फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस पर देखिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा 12 जनवरी सोमवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम विचार विमर्श में आप सभी का फिर से स्वागत। आज बात हो रही है पशुपालन एवं सहायक कृषि के बारे में। लगातार हमारे विशेषज्ञ हमें जागरूक कर रहे हैं, जानकारियां हम तक पहुंचा रहे हैं। तो फिर आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर पांडे का मैं यहाँ पर रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर पांडे, मधुमक्खी पालन का मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, आप बागवानी के विशेषज्ञ हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि मधुमक्खी पालन कितनी लाभकारी साबित हो सकती है कृषि के लिहाज से? मधुमक्खी पालन का सबसे बड़ा उपयोग तो ये है कि परागण में मधुमक्खी का अद्वितीय योगदान होता है और परीक्षणों में ऐसा देखा गया है कि अगर परागण अच्छा होता है तो हमारी उत्पादन और उत्पादकता ये बहुत अच्छा बढ़ता है, 15 से 20% तक अच्छा बढ़ता है। और जो दाने बनते हैं अधिकांश मामलों में वो दाने सुदृढ़ होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, बोल्ड होते हैं। तो मधुमक्खी पालन का सबसे एक तो योगदान ये है। दूसरा, फसल विविधीकरण, जो फसल को विविधता आती है, क्योंकि ये पर परागण करती हैं जी, तो पर परागण के माध्यम से हमारी जो नई नई किस्में, ये अगर सही में कहा जाए तो जो नई नई प्रजातियां उत्पन्न होती हैं उसमें बहुत बड़ा योगदान मधुमक्खियों का है जी, बिल्कुल। तो बिना किसी उसके कोई अतिरिक्त योगदान के जो शहद का उत्पादन हो सकता है। दूसरा, मधुमक्खी का वातावरण में जो रहना ये हमारे वातावरण के स्वास्थ्य का परिचायक होता है। जहाँ जितना ही अधिक मधुमक्खियाँ होंगी वहाँ आप समझ लीजिए कि वहाँ की इकोलॉजी वो स्वस्थ वातावरण होता। तो एक ये इंडिकेटर के रूप में इसको देखा जाता है। दूसरा, यहाँ मैं जोड़ना चाहता हूँ कि बागबानी फसलें चूँकि बहुवर्षीय होती हैं और जब आरंभिक समय में बागबानी फसलें लगाई जाती हैं तो उनके बीच का जो जगह होती है वो बहुत खाली रह जाती है। वहाँ पर मधुमक्खी पालन कर सकते हैं हमारे जो किसान भाई हैं। बिल्कुल। तो यहाँ और जितना भी फूल होते हैं अदिति जी, जितने भी पुष्प होते हैं उसमें भी जो वो उसमें एक चारा होता है, मतलब जो मधुमक्खियों के लिए चारा का काम करता है, जो पराग, और पराग मिलता है पुष्प से। या जितने जंगली फसलें हैं, नीम हो गया, या कितने भी जो सड़क के किनारे किनारे हमारे एवेन्यू प्लांटेशन लगाए जाते हैं, उसमें बहुत से ऐसे होते हैं जो कि मधुमक्खियों के लिए जिसके पराग उत्पन्न मतलब प्रदान कराते हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर हम मधुमक्खी पालन के लिए उपयोग करें तो शहद का उत्पादन भी बढ़ता है और शहद का अपना एक अद्वितीय योगदान है। यहाँ पर एक और बात मैं जोड़ना चाहता हूँ अदिति जी कि हमारे बहुत से ऐसे उत्पाद, बहुत से विटामिन, जैसे हम सुनते हैं कि विटामिन और बहुत से ऐसे औषधियाँ वो होती हैं केवल वो फैट सॉल्युबल होती हैं, मतलब वसा में ही घुलनशील होती हैं। जैसे एक उदाहरण मैं लेना चाहूँगा कि हल्दी का उपयोग बहुत होता है, लेकिन हल्दी को कहा जाता है कि आप दूध के साथ में ही उसको प्रयोग में लाएं, क्योंकि दूध में जो वसा होती है वही हल्दी के जो औषधीय गुणमान को बढ़ाती है। बिल्कुल। तो जो एनिमल फैट या जो पशुधन से प्राप्त जो वसा होती है उसका हमारे भोजन में कितना महत्व है, इसी बात से हम लोग इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जब भी जो भी भोजन हम लोग करते हैं, रोटी के साथ अगर घी ना हो तो फिर कोई बात नहीं बनती, और दाल चावल के साथ भी, तो उसके लिए भी पशुपालन जी कह सकते हैं कि कृषि के साथ और पशुपालन और कृषि भी इसी तरह से अगर साथ मिलकर हम करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर हमें लाभ ही मिलता है, यही कहना चाहते हैं हमारे विशेषज्ञ। और ये बात बिल्कुल 100% सत्य भी है। बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर तरुण, आपका रुख करना चाहूंगी, क्या हम कहना चाहेंगे कि क्या आपके विचार हैं, क्या आपका संदेश है हमारे किसानों के लिए कि वो किस तरह से पशुपालन को अपने लिए बहुत ज्यादा लाभकारी बना सकते हैं? क्या कहेंगे आप उन्हें, किस तरह के कदम उठाएं हमारे मैं अपने किसान भाइयों को मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें पारंपरिक जो विधियां हैं उसको छोड़ करके हमें जो वैज्ञानिक जो तरीके हैं उनको अपनाकर अगर पशुपालन की तरफ फोकस किया जाएगा तो हम उससे अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे और अपने व्यवसाय को ऐसे अच्छे से चला पाएंगे, मेंटेन कर पाएंगे। क्योंकि अगर साइंटिफिक तरीके से अगर हम चलेंगे तो हम पशुओं पे होने वाले खर्चे, जैसे वेटनरी एड है या और भी है, उसको हम कम कर सकते हैं, लागत को कम कर सकते हैं और उससे हम मुनाफा ज़्यादा कर सकते हैं। डॉक्टर पाठक, अब आपका रुख करना चाहूँगी, पशुपालन और सहायक कृषि, अगर हम इसके भविष्य की बात करते हैं तो किस नज़रिए से आप इसे देखते हैं?
देखो अदिति जी, बिल्कुल ये दोनों क्षेत्र ऐसे हैं कृषि, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था हमारा जो भारत है, भारत के लिए कहा जाता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है जी। तो कृषि प्रधान था, कृषि प्रधान आज भी है और आगे भी रहेगा। और कृषि में जो पशुपालन है, जो हमारा जो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, पहले ही आपने अदिति जी ये बात कही थी। और ये हमारे सभी पशुपालन जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, पशुपालक भाई और किसान भाई इस बात को जानते हैं कि खेती बिना पशुपालन के फायदेमंद नहीं है। तो इसलिए इसका भविष्य बहुत अच्छा है। हमको जो किसानों की आमदनी दुगनी करनी है, हमें अपने देश को खुशहाल बनाना है, कृषि के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में, दूध उत्पादन के क्षेत्र में, अंडा उत्पादन के क्षेत्र में, मांस उत्पादन के क्षेत्र में। तो इनका बहुत अच्छा स्कोप है। और विशेष रूप से हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के युवा हैं उनके लिए रोजगार का एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है, जो एक क्षेत्र है ये, इसमें लोगों को आगे आना चाहिए, महिलाओं को आगे आना चाहिए। ये एक अच्छी बात जो मैं बताता हूँ बार बार के इस क्षेत्र में, ये क्षेत्र इट इज़ डोमिनेटेड बाई वोमेन, यानी इसमें महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान है। हम ये चाहते हैं कि इस क्षेत्र का, क्योंकि इसका स्कोप ज़्यादा दिन पे दिन और बढ़ना है, और हमारी जिसकी हम आज करते हैं ग्रोथ, जिसकी बात करते हैं जीडीपी की, एक जनरल टर्म आते हैं, इस जीडीपी की ग्रोथ में, इसकी ग्रोथ में जो पशुपालन और कृषि दोनों मिलकर बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। युवाओं के लिए रोजगार का बहुत अच्छा साधन है। और ग्रामीण क्षेत्र में जो है, जो लोग कहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार नहीं है, मैं कहता हूं आप पशुपालन अपनाइए, आप पशुपालन के प्रोडक्ट बनाइए, उनसे आप वैल्यू एडिशन करिए। जब तक आप वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे तब तक आपको, अब जमाना आ गया जब हम वैज्ञानिक तरीके के पशुपालन की बात करते हैं, उसमें कि जो वैल्यू एडिशन है वो भी एक वैज्ञानिक तरीका है। आप उसके साथ वैल्यू एडिशन करिए, और वैल्यू एडिशन से जो आपको कीमत मिलेगी, जो खाली दूध बेचने से आपको इतना फायदा नहीं होगा जितना आप उसके प्रोडक्ट के बनाएंगे। वैल्यू एडिशन करके, मूल्य संवर्धन करके अगर उत्पादों को हम बाजार तक पहुंचाएंगे तो देखिएगा आपकी आमदनी पर बहुत ही ज्यादा सकारात्मक प्रभाव यहां पर देखने को मिलेगा। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि पशुपालन बहुत ही बेहतरीन विकल्प है अपने आप को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए, और साथ ही साथ आत्मनिर्भर बनने के लिए भी। और गांव से युवाओं के पलायन को रोकने में भी ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो ऐसे में आप सभी को किस तरह से इस दिशा में आगे बढ़ना है, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है, किस तरह से सरकार इसमें आपका निरंतर साथ दे रही है, हमारे तीनों ही विशेषज्ञों ने विस्तार से इन सभी पहलुओं को उजागर किया है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी आप तीनों का ही, आप यहाँ पर उपस्थित हुए, आपने सभी को यहाँ पर जानकारियां दी है। तो किसान भाइयों बहनों, आज हमने जाना पशुपालन एवं सहायक कृषि के बारे में, किस तरह से ये एक दूसरे के पूरक है, और हमारे जो किसान हैं कैसे खेती किसानी में भी उन्नति कर सकते हैं, और पशुपालन से तो लाभान्वित हो ही सकते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में दी गई जितनी भी जानकारियां हैं वो हम उम्मीद करते हैं आपके लिए लाभकारी साबित हुई होंगी। बता दें आपको कि आज के लिए तो बस इतना ही, लेकिन अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई सुझाव है हमारे कार्यक्रम के लिए, तो हम तक जरूर पहुंचाइए। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, ईमेल आईडी है हमारी विचार विमर्श 08@gmail.com। जी हाँ, ये हमारी ईमेल आईडी है, इस पर आप अपने जो भी सवाल हैं, जो भी सुझाव है वो हमें भेज सकते हैं। साथ ही आपको बता दें, अगर दोबारा देखना चाहते हैं हमारा ये कार्यक्रम, कोई जानकारी आपकी छूट गई है, दोबारा आप हासिल करना चाहते हैं, तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर, और तमाम जो जानकारियां हैं आप पुनः हासिल कर पाएंगे। तो किसान भाइयों बहनों, इसी वादे के साथ कि अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर, एक नए विषय पर करेंगे विचार विमर्श। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार।